हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी किन्ड्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 117 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान के बाद देश के अलग अलग राज्यों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हुई। तीसरे चरण के मतदान में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। गुजरात में अमित शाह, केरल में राहुल गांधी तीसरे चरण के रण के लिए मैदान में है। इस तरह संबित पात्रा, शशि थरूर, मुलायम सिंह, वरुण गांधी, जयप्रदा और आजम खान की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण के लिए देश के 117 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। आज की वोटिंग में सियासत के कई सितारे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन वीआईपी सितारों की लिस्ट में टॉप पर है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के रानिप पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। प्रधानमंत्री खुली जीप में सवार होकर पोलिंग बूथ तक वोट डालने पहुंचे, जहां बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने उनका स्वागत किया। वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरे लिए गौरवपूर्ण पल है कि मेरे गृह राज्य गुजरात में वोट दिया। जैसे कुंभ में स्नान कर आनंद मिलता है, वैसे ही वोट डालकर आनंद मिलता है। वोट डालने से पहले उन्होंने गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मिलकर आशीर्वाद लिया। हीराबेन ने प्रधानमंत्री के मतदान करने से पहले उनका मुंह मीठा कराया। वोट देने के बाद बोले पीएम, आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है और लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से अनेक गुना ज्यादा है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। इस बीच देश के कई हिस्सों से हिंसक झड़पों की खबरें आ रही हैं। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव अधिकारी की जमकर पिटाई की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव अधिकारी वोटिंग के दौरान मतदाताओं से सपा के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने के लिए कह रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी मतदान के दौरान झड़प हुई। बताया जा रहा है कि यहां बूथ लूटने के दौरान हुई झड़प में टीएमसी के 3 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। फिल्म अभिनेता सनी देओल की राजनीति में एंट्री हो गई। दिल्ली स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में सनी देओल ने बीजेपी की सदस्यता ली। पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की पर्ची थमाई और फिर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस मौके पर सनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार और अटल जी के साथ जुड़े थे, वैसे ही मैं अब मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मोदी अगले 5 साल और पीएम रहे, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देश के युवाओं को मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। मैं इस परिवार से जुड़कर जिस तरह से भी जो कर सकता हूं वो सब दिल से करूंगा। बीजेपी ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से पंजाबी सिंगर हंसराज हंस को अपना उम्मीदवार बनाया। इस सुरक्षित सीट से उन्हें मौजूदा सांसद उदित राज की जगह पर पार्टी का टिकट दिया गया है। हंसराज हंस बीते कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पार्टी ने इससे पहले दिल्ली की 96 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और सिर्फ इस पर ही कैंडिडेट का ऐलान बाकी था। बता दें कि टिकट कटने के संकेत मिलने के बाद से ही नाराज चल रहे सांसद उदित राज पार्टी छोड़ने के संकेत भी दे चुके हैं। उदित राज ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा तीरथ को हराकर जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपनी इंडियन जस्टिस पार्टी का भी बीजेपी में विलय किया था। इससे पहले उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद उदित राज ने कहा था, अगर उन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नहीं उतारा गया तो वे पार्टी से इस्तीफा देंगे। उदित राज ने ट्वीट किया, मैं टिकट मिलने का इंतजार कर रहा हूं। अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं पार्टी से अलविदा कह दूंगा। मुझे उम्मीद है मुझे बीजेपी द्वारा ही बीजेपी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे अप्रत्याशित यौन उत्पीड़न के आरोप में उच्चतम न्यायालय के अन्य जज भी सकते में है। ड्यूटी से बर्खास्त महिला की ओर से लगाए गए आरोप के बाद अन्य जजों ने अपने आवासीय दफ्तरों में पुरुष कर्मचारियों की ही तैनाती की मांग की है।
चीफ जस्टिस ने इस आरोप को साजिश करार देते हुए सोमवार को जजों से मुलाकात में अपनी पीड़ा से अवगत कराया था। इस दौरान अन्य जजों ने उनके साथ मजबूती से खड़े रहने की सहमति जताई। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। इस मामले में 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। वहीं इस पर राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 18 महीने से कैंपेन चल रहा है, हम अपनी बात पर भी अभी भी कायम है कि चौकीदार चोर है। राफेल मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दाखिल अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। हालांकि इस मामले में राहुल ने ऑलरेडी खेद व्यक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने हलफनामा दाखिल कर खेद प्रकट किया था। साथ ही अपने बयान पर सफाई देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजना में उनके मुंह से यह बयान निकल गया था। कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार करने पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगाया। सिद्धू अगले 72 घंटे प्रचार नहीं कर पाएंगे। बिहार के कटिहार में जनता को संबोधित करते हुए दिए गए बयान को लेकर सिद्धू पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। बीजेपी ने सिद्धू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। आज सुबह 10 बजे से चुनाव आयोग की रोक लागू हो गई है। इस दौरान सिद्धू ना ही किसी रैली को संबोधित कर पाएंगे, ना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। बता दें कि 16 अप्रैल को बिहार के कटिहार संसदीय क्षेत्र के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने मुस्लिम मतदाताओं से कहा था, आप अल्पसंख्यक होकर भी यहां बहुसंख्यक हो। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि आप अगर एकजुटता दिखाएंगे तो उम्मीदवार तारिक अनवर को कोई नहीं हरा सकता। इस रैली में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, यहां जात पात में बांटने की राजनीति हो रही है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को एक ही बात कहने आया हूं, आपका ऐसा क्षेत्र है जहां आप अल्पसंख्यक बनकर नहीं बल्कि बहुसंख्यक बनकर हो। दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा। लेखी का मुकाबला आपके ब्रजेश गोयल और कांग्रेस के अजय माकन से है। बता दें कि गौतम गंभीर आज एक विशाल रोड शो के बाद नामांकन करने वाले हैं। नामांकन से पहले गौतम गंभीर ने अपने घर में पूजा पाठ किया और वो नामांकन कर चुके हैं। इससे पहले बीजेपी ने रविवार को 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिनमें 4 नाम दिल्ली के ही हैं। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन समेत 4 सांसदों को यहां से फिर टिकट दिया। दिवंगत नेता एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की मौत के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की हत्या की गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, रोहित के नाखून और पैर के तलवे नीले पड़े हुए थे। ऐसा खून में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर होता है। इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि रोहित की हत्या तकिए के नीचे गला और मुंह दबाकर की गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इस हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। जांच रोहित की पत्नी अपूर्वा पर जाकर रुक रही है। पुलिस का दावा है कि इस मामले का जल्द खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी रतन लाल कटारिया को अपने ही लोकसभा क्षेत्र में कई जगहों पर जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। अंबाला की जनता का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद से रतन लाल कटारिया की हाजिरी ना के बराबर रही है, लेकिन अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। अब जनता झूठे वादे करने वाले नेताओं को उनकी भाषा में जवाब देने का मूड बनाए बैठी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद 5 साल तक कभी दिखाई नहीं दिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आए दिन उम्मीदवारों का विरोध लगातार जारी। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल का नाम भी शामिल हो गया है। दुग्गल का फतेहाबाद के गांव हसंगा के किसानों ने जमकर विरोध किया। फसल खरीद न होने के चलते किसान नाराज हैं। वहीं जवाब में दुग्गल भी किसानों पर भड़क उठी और आक्रोश में आकर किसानों को अपशब्द कह डाले। किसानों का कहना है कि उनकी नहीं सुनी गई तो आपको वोट नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां वोटरों से वोट की अपील कर रहे हैं। गुरुग्राम से लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव अपने पिता के लिए प्रचार करती नजर आए।
बता दें कि पिछले 2 दिनों से आरती रेवाड़ी जिले के गांव के दौरे पर हैं। हर जगह आरती लोगों से बूथ पर जाने और अपने मत के इस्तेमाल करने की बात कर रही हैं। साथ ही आरती अपने पिता को जिताने के लिए लोगों से अपील भी कर रही हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला का बयान सामने आया है। अभय चौटाला ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में ना आ सके तो उसमें अगर कोई बड़ी भूमिका निभाएगा तो वो इनेलो होगा। उन्होंने आप और जेजेपी के गठबंधन को लेकर कहा कि ये वो लोग हैं जो युवाओं का भविष्य खराब करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे दुर्योधन बता रहे थे, अब वो दुर्योधन का रोल अदा करेंगे। कुरुक्षेत्र में अर्जुन इस महाभारत की धरती पर हो रहे चुनाव में विजयी होंगे। चुनाव आयोग ने देश में पहली बार महिला पोलिंग स्टेशन बनाए। इन पोलिंग स्टेशन में बीएलओ, पोलिंग पार्टी और सुरक्षाकर्मी भी महिलाएं होंगी, जिसको लेकर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार फतेहाबाद में 3 महिला बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है, इसलिए महिला पोलिंग बूथ शहरी क्षेत्र में रखे गए हैं। अनाज मंडी में लगातार हो रही गेहूं की आवक से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि मंडी में गत 3 दिनों से गेहूं की खरीद नहीं हुई, जिसका मुख्य कारण बारदाने की कमी को बताया जा रहा है। वहीं आड़तियों से भी फसल खरीदने की बात की गई तो उन्होंने भी फसल को खरीदने से इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि मंडी में कोई अधिकारी तक मौजूद नहीं। प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में पुलिस कमिश्नर ने बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ का अभियान चलाते हुए दूसरी तरफ पुलिस के इस अभियान का बदमाशों में कितना खौफ है, ये भी आपको बताते हैं। जगाधरी की महावीर कॉलोनी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जो 2.5 साल की मासूम बच्ची के जलने के बाद भी उसके परिवार वालों ने उसका इलाज नहीं कराया। लेकिन बच्ची की हालत पर पड़ोसियों को तरस आ गया और उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल कर बच्ची की हालत के बारे में बताया, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के कर्मचारियों ने बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए जगाधरी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इसका सारा नजारा सोना के न्यायिक परिसर के नजदीक देखने को मिला, जहां सड़क किनारे बनी दुकान से 2 बाइक सवार युवकों ने सिगरेट खरीदी। वहीं दुकानदार ने पैसे मांगे तो धड़ाधड़ 2 गोलियां दागना शुरू कर दी। जहां गोली दुकानदार को ना लगकर दुकान पर चाय पीने आए एक व्यक्ति को लगी, साथ में बनी दुकान के शटर में भी जा लगी। वहीं घायल की गंभीर हालत में युवक को प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने अज्ञात 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ बस अड्डे पर सवारियां भरने और काउंटर पर बस लगाने को लेकर प्राइवेट और रोडवेज बस चालकों में विवाद हो गया। प्राइवेट बस चालकों का आरोप है रोडवेज के कर्मचारी उन्हें बस अड्डे के काउंटर पर बस नहीं लगाने देते। प्राइवेट बस ऑपरेटरों का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक ही रूट की बस के लिए रूट काउंटर 2 अलग-अलग जगह पर नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने कहा कि बस अड्डा पर ड्यूटी इंस्पेक्टर कोई लिखित आदेश भी नहीं दिखाते हैं। जिला फतेहाबाद के गांव बैजलपुर की नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक नहर के पास पानी पीने गया था, उस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो नहर में गिर गया, जिससे युवक नहर में डूब गया और उसकी मौत हो गई। गोहाना पुलिस को लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। दरअसल 19 अप्रैल को कुछ लुटेरों ने एक युवक के साथ मारपीट कर उससे बाइक छीन ली और फरार हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 बाइक भी बरामद की हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 आरोपी नशे के आदी हैं और अपना शौक पूरा करने के लिए रात के समय सुनसान रोड पर राहगीरों को लूटने की घटना को अंजाम देते थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के 2 बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहला, बैंकों में आपका सोना सुरक्षित रखना बैंक की जिम्मेदारी होती है, वहीं इसके जरिए कमाई भी की जा सकती है। दरअसल सोने को बैंक में रखकर इस पर ब्याज कमाया जाता है। हालांकि स्कीम की अपनी शर्तें हैं। स्कीम का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को कम से कम 30 ग्राम सोना बैंक में जमा कराना होता है।
वहीं सोना जमा कराने की अधिकतम सीमा कोई नहीं है। खास बात यह है कि सोने को इंडिविजुअल और ज्वाइंट दोनों तरह से रखा जा सकता है। मारुति सुजुकी ने नई ऑल्टो 800 को देश के सभी डीलरशिप्स तक पहुंचाना शुरू किया। कहा जा रहा है कि कंपनी नई ऑल्टो 800 को आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च करेगी। नई ऑल्टो 800 के बेस मॉडल से ही कंपनी ने ड्राइवर साइड एयरबैग, एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स उपलब्ध कराए हैं। वहीं कार के टॉप मॉडल में पैसेंजर एयरबैग्स भी दिए गए हैं। नई ऑल्टो पुरानी ऑल्टो से कई मामलों में अलग है। डिजाइन की जहां तक बात करें तो नई ऑल्टो 800 में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कार के फ्रंट ग्रिल को नया लुक दिया गया है जो इसे एक फ्रेश लुक देता है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने नियमों का उल्लंघन कर ग्राहकों को उनकी रुचि के हिसाब से चैनल चुनने की सुविधा न देने वाले केबल टीवी और डीटीएच सेवा देने वाली कंपनियों को सोमवार को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। नियामक ने कहा कि जो भी नए शुल्क आदेश तथा नियम के अनुसार व्यवस्था का उल्लंघन करते पाए गए उन्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा। ट्राई उन इकाइयों के मामले में जल्द ही ग्राहकों के लिए सेवा प्रबंधन और अन्य आईटी प्रणाली का ऑडिट भी शुरू करेगा जो नियामकीय व्यवस्था को दुरुस्त करती है। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता साक्षी मलिक और दुनिया के नंबर 1 पहलवान बजरंग पुनिया मंगलवार से यहां शुरू हो रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। साक्षी और बजरंग के अलावा विनेश फोगाट भी इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। विनेश महिलाओं के 53 किलो वर्ग में उतरेंगी जो उसके लिए नया है। एशियाई चैंपियनशिप में साक्षी 62 किलो वर्ग में उतरेंगी जबकि नवजोत कौर महिलाओं के 65 किलो वर्ग में नवजोत कौर भारत की अगुवाई करेंगी। वहीं एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता दिव्या ककरान एड़ी की चोट से उबरकर 68 किलो वर्ग में उतरेगी। राष्ट्रीय चैंपियन अमित धनखड़ पुरुषों के 74 किलो वर्ग में खेलेंगे। बता दें कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार इस चैंपियनशिप में भाग नहीं ले रहे हैं। इंडियन टी20 लीग के 12वें सीजन में मंगलवार को 41वें मुकाबले में चेन्नई और हैदराबाद की टीम आमने सामने होगी। दोनों टीमों के लिए मुकाबला महत्वपूर्ण। इसी बीच हैदराबाद को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल कप्तान केन विलियमसन टीम का साथ छोड़ अपने देश वापस लौट गए हैं। आपको बता दें कि केन विलियमसन की दादी का निधन हो गया है जिसकी वजह से वो टीम को बीच में ही छोड़कर घर वापस चले गए। केन की गैर मौजूदगी में टीम की कमान एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार संभाल सकते हैं। इससे पहले भी शुरू के 5 मुकाबलों में भुवनेश्वर ने ही टीम की कप्तानी संभाली थी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सोमवार को खेले गए मुकाबले में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 16वें ओवर में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद बेल्स से टकराई लेकिन बेल्स नहीं गिरी। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स की पारी का 16वां ओवर फेंका जा रहा था। गेंदबाज थे जोफ्रा आर्चर। उस वक्त दिल्ली ने 15.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 151 रन बना लिए थे और दिल्ली को जीत के लिए 25 गेंदों में 41 रन की दरकार थी और बल्लेबाजी छोड़कर पृथ्वी शॉ खेल रहे थे। सलमान खान की भारत का ट्रेलर सोमवार को रिलीज किया गया था। ट्रेलर सामने आने के बाद शाहरुख खान ने एक वीडियो में भारत को लेकर अपने विचार साझा किए। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का ये दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शाहरुख खान भारत की डाइवर्सिटी का जिक्र करते नजर आए जिसमें सभी रंगों की भूमिका है। किसी रंग को नजरअंदाज करने या कमतर आंकने से पेंटिंग नहीं रह जाएगी, उन्होंने कहा। फिटनेस फ्रीक मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन ने पिछले साल 22 अप्रैल को महाराष्ट्र के अलीबाग में अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता कंवर से शादी की थी। दोनों की शादी को 1 साल हो चुका है।
इस खास मौके पर कपल ने इंस्टा अकाउंट पर शादी का एक अनसीन वीडियो शेयर किया, साथ ही रोमांटिक कैप्शन लिखकर एक दूसरे को सालगिरह की मुबारक दी। मल्टी स्टारर फिल्म कलंक 17 अप्रैल को रिलीज हुई थी। फिल्म के कंटेंट और स्टार कास्ट को देखकर लगा था फिल्म साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों से एक होगी, लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जो हाल देखने को मिला उसे देखकर ये कहा जा सकता है ये फिल्म साल की सबसे बड़ी फ्लॉप बनने वाली है। इस फिल्म की असफलता को अब फिल्म में काम करने वाले स्टार्स ने भी मान लिया है। सबसे पहले आलिया ने इस बारे में कमेंट करते हुए कहा था कि जनता का जो फैसला है मंजूर है। अब सोनाक्षी सिन्हा का बयान सामने आया है। कलंक फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और आलिया भट्ट ने लीड रोल निभाया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने पर सोनाक्षी ने कहा, हर फिल्म मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं हर फिल्म के लिए उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि रिजल्ट अच्छा हो। ये बैड लक है कि कई फिल्मों ने खास प्रदर्शन नहीं किया। आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की नाकामयाबी से आगे निकल चुके हैं। रिपोर्ट्स है कि वो लाल सिंह चड्ढा के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच इंटरनेट पर आमिर खान का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया, इसे खूब पसंद भी किया जा रहा है। पिछले काफी वक्त से बॉलीवुड के ट्रेडिंग कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की शादी की चर्चा चल रही है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कपल 19 अप्रैल को शादी करने वाले थे, लेकिन ये खबर महज अफवाह साबित हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि शादी में देरी की अहम वजह अर्जुन कपूर का शूटिंग में बिजी होना है। इन दिनों अर्जुन कपूर फिल्म पानीपत की शूटिंग में बिजी हैं। अर्जुन पहले अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं, बाद में वे अपनी शादी पर फोकस करेंगे। 24 मई को अर्जुन कपूर की फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड रिलीज होगी। इसके बाद अर्जुन कपूर अपनी शादी पर ध्यान देंगे। मुमकिन है अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की शादी क्रिश्चियन रीति रिवाज से होगी। मलाइका अरोड़ा क्रिश्चियन धर्म को मानती हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।